हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने कंसोलिडेशन की स्टार्टिंग करी थी। कंसोलिडेशन के बेसिक आइडिया हमने लिए। कंसोलिडेशन क्या होता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, ओसीआर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब बातें करी। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन दोनों सॉइल को डिटेल में एनालाइज करेंगे। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल लेंगे सबसे पहले, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। फिर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल लेंगे, उसके बारे में डिटेल समझेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे यहां पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं, हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के साथ। कि अगर मेरे पास एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है तो उस नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का किस तरीके से मैं उसका बिहेवियर एनालिसिस कर सकता हूं। चलिए जरा, तो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन विद अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। मेरे पास कैसी सॉइल है, एनसी सॉइल है। अब शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे इसको, इतना तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, एनसी सॉइल कहीं पे लिखा मिल सकता है आपको, बुक्स में डायरेक्टली मिल सकता है। बार बार नॉर्मली कंसोलिडेटेड वर्ड नहीं लिखते, एनसी सॉइल लिखते। अब इस एनसी सॉइल का मुझे बिहेवियर एनालिसिस करना है। कैसे करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इस सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस बढ़ाऊंगा। सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस बढ़ेगा तो वॉइड रेशियो ज्यादा होंगे कि कम होंगे? स्ट्रेस के बढ़ने से वॉइड रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, वॉइड रेशियो घटेगा। इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेस ओवर द सॉइल, इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेस ओवर अ सॉइल, द वॉल्यूम विल गेट रिड्यूस्ड। वॉल्यूम रिड्यूस होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो वॉइड रेशियो भी आपके रिड्यूस होंगे। और अगर मैंने स्ट्रेस बढ़ाया है सॉइल पर तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी तो बढ़ेगा। अगर मैंने सॉइल पर स्ट्रेस बढ़ाया है तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी तो बढ़ेगा। तो यहां पर मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि हम भरोसा किस पे करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस। हमको टोटल स्ट्रेस से कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो टोटल स्ट्रेस के उस पार्ट से मतलब है जो सॉलिड्स के ऊपर में आया है। और सॉलिड्स के ऊपर में कौन सा आता है, इफेक्टिव स्ट्रेस आता है। तो अगर सॉइल के ऊपर का टोटल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, if the total stress on the soil is increasing, I can say the effective stress will also increase। और अगर टोटल स्ट्रेस बढ़ा तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा। इन दोनों स्ट्रेस के बढ़ने से वॉइड रेशियो तो रिड्यूस होगा ही होगा। द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल विल गेट रिड्यूस्ड। तो यहां पर मुझे वही देखना है, एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए, एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए मुझे वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का रिलेशन देखना है। वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का रिलेशन देखना है मुझे कि भाई कैसे चेंज हो रहा होगा वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस। वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का रिलेशन, ग्राफिकल रिलेशन देखना है। अब एक बात बताइए, सॉइल कौन सी है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड। और अगर सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड होती है तो मुझे एक बात पता होती है कि इस सॉइल के ऊपर में आज जो स्ट्रेस आया है वो इसके जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रेस था, वो इसकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस था। और सबसे बड़ा स्ट्रेस अगर ये सॉइल आज की डेट में बियर कर रही है तो आज की डेट में ये सॉइल सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा दिखाएगी। आज की डेट में ये सॉइल सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा दिखाएगी। मान रहे हो ना इस बात को? द सेटलमेंट शोन बाय दिस नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल विल बी वेरी हाई, वेरी लार्ज। तो अगर मैं इस सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस बढ़ाता हूं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है, आज जो स्ट्रेस आ रहा है वो वैसी परेशान है, उतनी जितनी बड़ी परेशानी आज उसके जीवन में आई, इससे बड़ी परेशानी नहीं देखी थी उसने। और उस परेशानी को अगर मैं और बढ़ाता जाऊंगा तो इसमें तो बहुत तेजी से सेटलमेंट आएगा। और बहुत तेजी से सेटलमेंट आना मतलब वॉइड रेशियो एकदम से सडनली रिड्यूस होंगे। समझे बात को? फिर से सुनो, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है, आज जो स्ट्रेस इस सॉइल के ऊपर में आया है वो इसकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस है, वो इसके जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रेस है। उस सबसे बड़े स्ट्रेस को और बढ़ा दिया मैंने,
परेशानी तो आई थी, मैंने और लाके उसमें आग में घी डाल दिया और बढ़ा दिया परेशानियां, तो और ज्यादा सेटलमेंट हो जाएगा, और ज्यादा परेशान हो जाएगा वो, और ज्यादा सेटलमेंट होगा, तो वॉइड रेशियो एकदम से बहुत तेजी से रिड्यूस होंगे कि नहीं होंगे? एकदम से वॉल्यूम चेंज आएगा कि नहीं आएगा? एकदम से वॉल्यूम चेंज आएगा तो एकदम से वॉइड रेशियो रिड्यूस होंगे, एकदम से वॉइड रेशियो रिड्यूस होंगे तो सेटलमेंट भी एकदम से बहुत ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इन सारी बातों को अगर आपने दिमाग में पकड़ लिया तो ये चैप्टर से ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई है ही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब आप इन बातों को गौर से इंटरकनेक्ट कर पाओगे। अगर आप इन बातों को इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ ये सोच रहे हो कि बस यार जैसे तैसे रट रुटा लूंगा, मैं इसको रट लूंगा, याद कर लूंगा, इतना दिमाग कौन लगाए इन सब चीजों पे, तो फिर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है किसी चीजों में जब आप उसमें दिमाग के साथ दिल भी लगाते हो। एकदम कंसंट्रेट होके मजे लेके सुनो ना यार। आपका काम तो सिर्फ सुनने का है, समझने का है। समझा तो हम है ही रहे हैं, आप हर एक चीज दिमाग में हम डाल देंगे, बशर्ते आप दिमाग का दरवाजा खुला रखो। खुला नहीं रखोगे तो बार बार आके हम ठोकेंगे दरवाजे पे कि भाई खोलो 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 खोलो, तब तक ठोकते रहेंगे जब तक आप दिमाग का दरवाजा खोल नहीं लोगे। इसलिए कई चीज मैं बार बार एक ही चीज को बहुत बार रिपीट भी करता हूं। ये क्लास वर्चुअल सेशन है, इसमें आप मुझे देख पाओगे, लेकिन मैं ये नहीं पता है मुझे कि मुझे कितने लोग देख रहे होंगे। तो हमको एज अ फैकल्टी तो हमको वो चीज दिमाग में रखनी पड़ती है कि भाई जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट एक लेवल का नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो तुरंत सुन के ही समझ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से कम होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है समझने के लिए। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हर उंगली जैसे एक प्रकार की बराबर नहीं होती, वैसे हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। तो एज अ फैकल्टी तो हमको उस सबसे कमजोर स्टूडेंट को दिमाग में रखते हुए पढ़ाना पड़ता है कि उस स्टूडेंट को अगर समझ में आ गया तो उसके ऊपर के तो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ ही जाएगा। तो इसी कारण से आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार एक ही बात को सर पता नहीं इतने बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। करना पड़ता है क्योंकि यहां पर हम किसी एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे। हम मतलब मैं सारी फैकल्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहा। हम किसी एक को नहीं पढ़ाते, हमसे बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे। कुछ बहुत ब्रिलियंट होंगे, हो सकता है उनको ये सारी बातें पहले से ही पता होंगी, तो उनको कई बार बीच बीच में इरिटेशन भी लगेगा कि यार ये क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं ये सारी बातें। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो थोड़े से कमजोर होंगे, उनको तो भाई थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उनके ऊपर में, तो हम तो उनके लिए कर रहे हैं। तो अगर उसको समझ में आ जाएगा तो बाकियों को तो समझ में आ ही जाएगा। और ये होता है। यही चीज अगर फिजिकल ऑफलाइन क्लास की बात हो तो ऑफलाइन क्लास में तो फैकल्टी और टीचर आमने सामने होते हैं। फैकल्टी टीचर का चेहरा देख के, जो फैकल्टी है वो बच्चों का चेहरा देख के, बच्चे टीचर का चेहरा देख के ऑटोमेटिकली उनके बीच के फ्रीक्वेंसी सेट हो चुकी होती है। जो फैकल्टी होता है ऑफलाइन क्लास में, फिजिकल क्लास में, वो बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को देख के ही समझ जाता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग वहां पर पढ़ाने का जो पेस होता है, पढ़ाने की जो स्पीड होती है वो अलग होती है ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन में कुछ पता ही नहीं है हमको। आप भले मुझे देख पाओगे बाद में, मुझे थोड़ी मालूम है मुझे कौन देख रहा है। तो हमको तो हर चीज को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। हम मतलब सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ऑल दी फैकल्टी। तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस स्लो होता है ऑनलाइन मोड पे। ऑफलाइन में तो आंखों ही आंखों में बात हो जाती है फैकल्टी और टीचर के बीच, फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच। बॉडी लैंग्वेज और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से मैच हो जाती है कि ऑटोमेटिकली बिना कहे ही समझ में आ जाता है कि सामने वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ भी रही है बातें कि नहीं आ रही है। ऑनलाइन में ये चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। चलिए क्या, तो मुझे यहां पर वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में रिलेशनशिप देखना है। और सॉइल कैसी है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। ग्राफ बनाएंगे। ये बात तो हमको क्लियर हो गई है कि इस सॉइल के ऊपर में जब स्ट्रेसेस बढ़ेंगे तो ये सॉइल एकदम से लार्ज सेटलमेंट शो करेगी। दिस सॉइल विल शो लार्ज सेटलमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेस। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा
सडनली बहुत ज्यादा सेटलमेंट शो करेगी। ये बात शायद मैं पिछले लेक्चर में आपको लिखवा भी चुका हूं कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में सेटलमेंट ज्यादा होता है और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में सेटलमेंट कम होता है। ये सारी बातें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट लिख के दे देगा और फिर बोलेगा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। उसमें कहीं पर ये लिखा मिल गया आपको द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल शोज लार्ज सेटलमेंट बिहेवियर, तो आप बोलोगे करेक्ट है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल लार्ज सेटलमेंट दिखाती है, जबकि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल लार्ज सेटलमेंट नहीं दिखाती है। चलिए ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को फिर एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है, ग्राफ तो बन जाएगा। ये ग्राफ मैं बना रहा हूं, जरा गौर से देखते चलिएगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो वॉइड रेशियो घट रहा है। बनी बात है ना, ये बात तो क्लियर है ना भाई। जब मैं इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, व्हेन आई विल इंक्रीज द इफेक्टिव स्ट्रेस द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ाने से वॉइड रेशियो किस प्रकार रिड्यूस होता है वो देखा गया, वो कुछ इस प्रकार। जैसे जैसे मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाया, वॉइड रेशियो वैसे वैसे करके इस प्रकार से रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। याद रखिएगा, जीरो कभी नहीं होगा। वॉइड रेशियो जीरो करने का मतलब समझ रहे हो? वॉइड रेशियो जीरो करने का मतलब है आपने सॉइल को वापस से पत्थर बना दिया, नहीं पॉसिबल है ना। अगर वॉइड रेशियो जीरो हो गए तो सॉइल वन फेज सिंगल फेज सिस्टम में आ जाएगी और सिंगल फेज सिस्टम ऑफ द सॉइल एग्जिस्ट नहीं करता है। सॉइल या तो 2 फेज में रहेगी या 3 फेज में रहेगी, सिंगल फेज सिस्टम ऑफ द सॉइल नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो यहां पर मैंने वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में एक कर्व बनाया है और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आप देखिए वॉइड रेशियो जो है वो सडनली डिक्रीज होते जा रहे हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का ग्राफ होता है। अब सिर्फ ग्राफ बना के हमको खत्म नहीं करनी है कहानी, है इस ग्राफ का एनालिसिस करना है हमको इस ग्राफ के बारे में काफी सारी बातें समझनी है। पहले तो ये जाने कि इस ग्राफ का नाम क्या है। द ग्राफ बिटवीन द वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का ग्राफ फॉर द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इज नोन एज वर्जिन कंप्रेशन कर्व। क्या कहलाता है ये? वर्जिन क्यों? क्योंकि इस सॉइल के ऊपर में आज जो स्ट्रेस लग रहा है वो पहली बार आया है। इससे बड़ा स्ट्रेस इस सॉइल के ऊपर में नहीं लगा था, इसीलिए वर्जिन शब्द यूज करते हैं। वर्जिन कंप्रेशन कर्व, वर्जिन कंप्रेशन कर्व। तो वर्जिन कंप्रेशन कर्व क्यों बोलते हैं ये बात भी क्लियर हो गई, और वर्जिन कंप्रेशन कर्व क्या है ये बात भी क्लियर हो गई कि इट इज द कर्व बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। सॉइल का नाम बोलना कंपलसरी है। अगर आपने सिर्फ इतना बोल दिया वर्जिन कंप्रेशन कर्व की डेफिनेशन में कि इट इज द कर्व बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, गलत हो जाएगा। वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस किस सॉइल के लिए? वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। क्लियर? अब इस कर्व का एनालिसिस करना है। कैसे करना है अगली स्क्रीन पे देखते हैं। अगली स्क्रीन पे वापस से इस कर्व को बनाता हूं मैं और फिर इसका एनालिसिस करते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द कर्व, और ये कर्व किस किस के बीच में है भाई? दिस इज द कर्व बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में कर्व है। वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच का कर्व मुझे दिखा कुछ ये। इस कर्व को नाम क्या दिया? दिस इज फॉर द एनसी सॉइल। एनसी सॉइल का कर्व है और कर्व का नाम है वर्जिन कंप्रेशन कर्व। चलिए
अगर कोई मुझसे बोले कि इस कर्व की स्लोप निकाल के बताओ, इस कर्व की स्लोप निकाल के बताइए, निकाल सकते हैं इस कर्व की स्लोप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई से भी दो रैंडम पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए इस कर्व पे, सपोज करिए एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया और एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया, कोई से भी दो रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करे और इन दो रैंडम पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग मैंने इस सॉइल के ऊपर में, थोड़ा दूर कर रहा हूं ताकि वैल्यूज देखने में आ जाए आपको, इन दोनों रैंडम पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग मैंने वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू पढ़ ली इस कर्व से। पढ़िए, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यूज दिख रही होंगी, है ना, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यूज दिख रही हैं। क्या क्या वैल्यूज दिखी भाई? यहां पर मान लीजिए E1, यहां पे सिग्मा 1 डैश, जब इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1 डैश था तो वॉइड रेशियो E1 थे, या 1-2 की जगह पे E0 और सिग्मा नॉट डैश लिखते हैं। इनिशियल वैल्यू को हमेशा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। आपका मन आए आप E2 से शुरुआत कर दो, E2 और E3 लिख दो, क्या ही फर्क पड़ना है भाई, नोटेशन है, बस हमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कुछ भी नोटेशन रखो, क्या फर्क पड़ेगा। और इसको मैंने बोल दिया E1 और इस स्ट्रेस को मैंने बोल दिया सिग्मा 1 डैश। बोलिए, कैन आई कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस कर्व? क्या इस कर्व की स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस कर्व की चलिए स्लोप निकालते हैं अपन। तो अगर मैं बोलूं इस कर्व की स्लोप क्या होगी, तो मैंने लिखा यहां पर द स्लोप ऑफ E वर्सेस सिग्मा डैश कर्व फॉर NC सॉइल। E वर्सेस सिग्मा डैश कर्व की स्लोप मैंने निकाल रहा हूं NC सॉइल के लिए। स्लोप क्या होती भाई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं ना ये, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लोप का बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इसी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को यहां लिखे अगर, तो जरा देखें बेटा क्या आ रहा है। y2 माइनस y1 मतलब E1 माइनस E0, ये हुआ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब सिग्मा 1 डैश माइनस सिग्मा नॉट डैश, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना, तो ये क्या मिली मुझे? स्लोप। और आप देखिए ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, देखो आप, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? E1 माइनस E0 अपॉन सिग्मा 1 डैश माइनस सिग्मा नॉट डैश। इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने से वॉइड रेशियो रिड्यूस हो रहा है, मतलब x के बढ़ने से y रिड्यूस होता है, तो स्लोप तो नेगेटिव आती है, आनी भी चाहिए। नेगेटिव स्लोप सिर्फ यही बताती है कि x के बढ़ने पे y रिड्यूस हो रहा है। अगर x के बढ़ने पे y बढ़ता है तो स्लोप पॉजिटिव आती है, अगर x के बढ़ने से y घटता है तो स्लोप नेगेटिव आती है। तो स्लोप नेगेटिव आएगी, देख लो ना भाई, E1 तो छोटा है ना E0 से, तो E1 माइनस E0 करोगे तो नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करेगा कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा डैश द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज रिड्यूसिंग। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा डैश? ऐसा लिखने में क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा डैश लिख सकता हूं। ये जो स्लोप मैंने निकाली है ऑफ E वर्सेस सिग्मा डैश कर्व फॉर द NC सॉइल, इस स्लोप को नाम देता हूं मैं, इस स्लोप को कहते हैं AV। AV जो है यहां पर, ये नया टर्म, ये पहला कंसेप्ट, पहला फॉर्मूला आया एक तरीके से, बड़े दिनों बाद एक फॉर्मूला आया हमारे पास AV नाम का,
जो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ये कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, तो मैंने कहा कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है स्लोप ऑफ ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व फॉर द एनसी सॉइल। एनसी सॉइल के लिए ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व की स्लोप को ही मैं कहता हूं कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। पूछा जाता है इसके बारे में, कई बार न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी से। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू इस फॉर्मूले में जब वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आएगी, लेकिन नेगेटिव साइन आपको अपने आंसर में शो नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है आपको कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा डैश द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो रिड्यूसेस। सिग्मा डैश की वैल्यू बढ़ाने पर वॉइड रेशियो रिड्यूस करता है, इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव आती है। नेगेटिव आपको दिखाना नहीं है। तो ये मेरे पास स्लोप आई ऑफ ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व फॉर द एनसी सॉइल, और इस स्लोप को मैंने नाम दिया एवी का, और एवी का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन इसके साथ दिक्कत है थोड़ी, ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कभी कोई आपसे जनरली एक बात पूछता हूं मैं, हाँ या ना में सिर्फ रिप्लाई करिएगा, मन में ही कर पाओगे, बट ऑब्वियस सी बात। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या मतलब, एक जनरल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। एक दो कर्व हैं, अभी वापस इस स्क्रीन पे आता हूं मैं, जरा एक बात मेरी सुनिएगा, आता हूं उस स्क्रीन पे दोबारा आऊंगा। एक कर्व ये है स्ट्रेट लाइन, और एक कर्व है कुछ ऐसा कर्व, कैसा भी कर्व है ये, चलो इतना कॉम्प्लेक्स कर्व भी नहीं बनाता हूं, ये एक कर्व है। इन दोनों ग्राफ को अगर आप देखोगे तो किस ग्राफ का एनालिसिस करना पसंद करोगे, किस ग्राफ का एनालिसिस करना पसंद करोगे? स्ट्रेट लाइन हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम हमेशा स्ट्रेट लाइन जहां पर भी मिलती है, जिस भी ग्राफ में, हम उस कर्व को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू अ कर्व। कर्व से ज्यादा हमारा भरोसा स्ट्रेट लाइन पे होता है। क्यों जानते हो? साइकोलॉजिकली ऐसा क्यों होता है कि भाई कहीं पर कर्व दिख रहा है और कहीं पर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो हम स्ट्रेट लाइन की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइन का एनालिसिस आसान होता है। बिल्कुल सही लगता है, स्ट्रेट लाइन का एनालिसिस आसान होता है। कारण जानते हैं? कारण होता है स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। आप स्ट्रेट लाइन के किसी भी 2 पॉइंट पर स्लोप निकाल लो बेटा, स्ट्रेट लाइन के किसी भी 2 पॉइंट के अबाउट स्लोप निकाल लो, चाहे इन दो के अबाउट, चाहे इन दो के अबाउट, चाहे किन्हीं भी 2 पॉइंट के अबाउट, स्लोप हमेशा सेम आती है। स्ट्रेट लाइन की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमको कई बार मजबूर करती है कि आप स्ट्रेट लाइन कर्व को फॉलो करें। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज, हमेशा, इसमें कोई दो राय नहीं रखनी है आपको, हमेशा कांस्टेंट होती है स्ट्रेट लाइन की स्लोप। जबकि कर्व जो होता है, कर्व की स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होती है। कर्व की स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होगी बेटा, जानते हो क्यों? यहां पर जब मैं स्लोप निकालूंगा तो टेंजेंट डालूंगा, टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। यहां पर स्लोप निकालनी होगी, टेंजेंट डालूंगा, टेंजेंट ऐसा आएगा। यहां पर निकालना होगा, टेंजेंट डालूंगा, टेंजेंट ऐसा आएगा। आप देखो टेंजेंट अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है इस कर्व में। तो कर्व की स्लोप कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। द स्लोप ऑफ अ कर्व इज नेवर कांस्टेंट।
स्लोप ऑफ कर्व इज नेवर कांस्टेंट। ये हर पॉइंट पर चेंज होगी, कर्व की स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होगी, जबकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप कभी चेंज नहीं होगी। आप किसी भी रैंडम पॉइंट के अबाउट स्लोप निकाल लो स्ट्रेट लाइन की, वो हमेशा सेम आएगी, जबकि कर्व में स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होगी। यही दिक्कत थी यहां पर। ये जो कर्व है, मैंने इन दो पॉइंट के अबाउट में स्लोप निकाली, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के अबाउट। इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट जब स्लोप निकाली तो मेरे पास आई डेल्टा ई बाय डेल्टा सिग्मा डैश, दैट इज E1 माइनस ई नॉट अपॉन सिग्मा वन डैश माइनस सिग्मा नॉट डैश। मान लो कोई एक और बंदा आया, उसने इन दो पॉइंट के अबाउट स्लोप निकाल दी, ये जो ब्लैक कलर के मार्क कर रहा हूं, तो स्लोप की वैल्यू अलग हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू अलग आ जाएगी। कहने का मतलब है कि सॉइल का जो एवी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जिसको आप कह रहे हो, ये कांस्टेंट नहीं होती है। क्योंकि भाई यहां पर ये इन दो पॉइंट के अबाउट जब मैं स्लोप निकाल रहा था, पॉइंट नंबर ए और बी के अबाउट, तो वैल्यू ये आ रही थी। जब मैं सी और डी पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो कुछ और आएगी स्लोप। फिर दो रैंडम कोई दूसरे पॉइंट ले लूंगा, स्लोप कुछ और आएगी। अरे तो भाई ये एवी जो आप सॉइल का निकाल रहे हो, ये कांस्टेंट ही नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जो खुद में कांस्टेंट नहीं है, इसको मैं यूज कैसे कर लूं भैया एनालिसिस में? भाई सॉइल की एनालिसिस करना है ना मुझे। मान लो मैंने सॉइल के एनालिसिस में इस एवी को यूज करने की कोशिश की, इस कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को यूज करने की कोशिश की सॉइल के एनालिसिस में। मैंने पाया कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू तो खुद में ही कांस्टेंट नहीं है, इसके खुद के पते ठिकाने नहीं है, ये तो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तो मैं इसको एनालिसिस का पार्ट क्यों बनाऊं? तो एवी इज नेवर यूज्ड या इज लेस यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द सॉइल। सॉइल के एनालिसिस के लिए एवी का यूज कम ही होता है। रीजन समझ गए क्यों? क्योंकि एवी फॉर अ सॉइल इज नेवर कांस्टेंट। क्यों नहीं है कांस्टेंट? क्योंकि ये कर्व की स्लोप है, और कर्व की स्लोप किसी भी पॉइंट के अबाउट में कांस्टेंट नहीं होती है। समझे भैया बात? समझ गए बात को? और दूसरी चीज एक और तरीके से समझो, स्लोप कांस्टेंट क्यों नहीं है। इन जनरल बताइए स्लोप की यूनिट क्या होती है? इन जनरल भूल जाओ ये सब सामने जो लिखा आपके, आप तो बताओ स्लोप की यूनिट क्या होती है? स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है tan थीटा ना, स्लोप होता है tan थीटा ना, डीवाई बाय डीएक्स की कोई यूनिट थोड़ी होती है, लेकिन इसकी यूनिट है। देखो इसकी यूनिट निकालो। कायदे से स्लोप तो यूनिटलेस होनी चाहिए, कायदे से द स्लोप शुड बी यूनिटलेस, लेकिन आप देखिए यहां पर इसकी यूनिट आ रही है डेल्टा ई, मान रहा हूं यूनिटलेस है, डेल्टा ई यूनिटलेस है, लेकिन नीचे डेल्टा सिग्मा डैश है। डेल्टा सिग्मा डैश की यूनिट तो सिग्मा डैश की यूनिट होगी ना, और सिग्मा डैश की यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट देखिएगा, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इसकी यूनिट बनेगी 1 अपॉन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? या डायरेक्टली आप बोल सकते हो द यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। द यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। कभी किसी स्लोप की यूनिट देखे हो? नहीं देखे ना, यहां पे आई है स्लोप की यूनिट। तो भाई स्लोप यूनिट में आ रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है ये। अगर स्लोप कांस्टेंट होती तो यूनिट थोड़ी आती उसकी। ये स्लोप की तो यूनिट आ रही है, मतलब इट इज नॉट कांस्टेंट। ये बात हुई एवी की, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। आई होप क्लियर हुई ये बात, समझ में आई क्या बात की गई हमने। तो फिर क्या करें? एनालिसिस छोड़ दे एनसी सॉइल का, सिर्फ ये बहाना मार के कि भाई मैंने एनसी सॉइल का एनालिसिस करने की शुरुआत करी और ये कर्व बनाया और इस कर्व की स्लोप निकाली तो कांस्टेंट नहीं आई, और कांस्टेंट नहीं आई तो मैं फिर एनालिसिस कर ही नहीं पा रहा हूं, छोड़ देते हैं इसका एनालिसिस। सिर्फ ये बहाना मार के कि भैया मैंने जब एनसी सॉइल का एनालिसिस करने गया तो जो कर्व बनाया मैंने वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का, उसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं आई।
और स्लोप कांस्टेंट नहीं आई तो मैं इसका एनालिसिस छोड़ दे रहा हूं। अब नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, एनसी सॉइल का एनालिसिस करना तो पड़ेगा ना मुझे। ऐसा थोड़ी है कि एक जरा से एक छोटे से रीजन के कारण कि भैया स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो एनालिसिस छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हम एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे जरा सुनिएगा। मैं वापस से वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का ग्राफ बनाऊंगा। आई विल अगेन ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, फिर से बनाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करूंगा। चेंज ये करूंगा कि मैं इफेक्टिव स्ट्रेस को लॉग स्केल में रख दूंगा। मैं इफेक्टिव स्ट्रेस को लॉग स्केल में रख दूंगा। उसके कारण वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ऐसी वैल्यूज मिलती है मुझे कि वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के ग्राफ को अगर मैं सेमी लॉग पेपर पे बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर द एनसी सॉइल ऑन द सेमी लॉग ग्राफ, तो ये जो कर्व था ये कर्व स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया तो मुझे ये फायदा मिल जाएगा। कौन सा फायदा? स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होने का फायदा। तो जो स्लोप निकलेगी वहां पर, उस स्लोप का यूज मैं फिर फर्दर करता हूं अपने सॉइल की एनालिसिस में। तो अब काम क्या करने वाले हैं हम? काम ये करने वाले हैं कि इसी एनसी सॉइल का वापस से ग्राफ बनाऊंगा मैं वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का। लेकिन जो वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का ग्राफ बनेगा उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस को मैं लॉग स्केल में रख दूंगा। लॉग स्केल में रखने से क्या होगा कि ये जो कर्व मुझे मिल रहा था ये कर्व स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगा। तो अब हम बात करते हैं इफेक्टिव वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व फॉर एनसी सॉइल। एनसी सॉइल के लिए ही बात कर रहे हैं हम। अभी तक हमने वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व बनाया था, अब हम बना रहे हैं वॉइड रेशियो एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व एनसी सॉइल के लिए। तो ये जो कर्व मिलता है, ये जो कर्व मिलता है मुझे, ये कर्व कुछ ऐसा होता है। किसके किसके बीच में बनेगा ये? यहां पर वॉइड रेशियो और यहां पे है अब लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये जो कर्व मिलेगा मुझे बेटा, ये कर्व मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन के तौर, कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। अब ये जो कर्व मिला, देखिए अभी भी नेचर तो वही है कि इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने पे वॉइड रेशियो तो अभी भी रिड्यूस ही होंगे। आप सॉइल की प्रॉपर्टी में थोड़ी कुछ चेंज कर रहे हो, आपने तो एक मैथमेटिकल चेंज लाया है। मैथमेटिकल चेंज क्या लाया है कि भाई पहले आपका ग्राफ वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में बन रहा था, जो कि एक कर्व बन रहा था। अब क्योंकि इस कर्व की स्लोप मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इस कर्व की स्लोप कांस्टेंट नहीं थी, इस कर्व की स्लोप वेरिएबल थी, तो हमने क्या किया, मैथमेटिकल टूल्स को यूज करके वॉइड रेशियो और लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व बनाया। तो वॉइड रेशियो और लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस के कर्व में जो स्लोप मुझे मिलेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होती है, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने सॉइल के नेचर में कोई चेंज नहीं किया है। मेरे पास तो जो वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यूज थी ना, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यूज में से इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू को लॉग में कर दिया है। समझिएगा जरा कैसे, सुनिएगा जरा, मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं। सपोज करो मेरे पास एक एनसी सॉइल थी, सपोज करिए मेरे पास एक एनसी सॉइल थी और इस एनसी सॉइल के ऊपर में मैंने कोई एनालिसिस किया। एनालिसिस करने पर मैंने कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल के ऊपर में अप्लाई किए, मतलब अप्लाई तो मैं टोटल स्ट्रेस करूंगा और टोटल स्ट्रेस के कारण कुछ इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यूज आई मेरे पास और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वॉइड रेशियो आए। तो मान लो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यूज आई सिग्मा नॉट डैश, उस समय पर वॉइड रेशियो आया ई नॉट, फिर मैंने बढ़ा के इसको सिग्मा वन डैश किया, वॉइड रेशियो हुआ E1,
फिर मैंने इसको सिग्मा 2 डैश किया, वॉइड रेशो E2, सिग्मा 3 डैश, वॉइड रेशो E3, ऐसे करते करते वैल्यूज आ गई। तो मैं वॉइड रेशो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में जब कर्व बनाया तो ये कर्व कुछ ऐसा बन गया, E वर्सेस सिग्मा डैश एनसी सॉइल के लिए, है ना। अब मुझे क्या करना है, मैंने वैल्यूज तो यही थी, यही सॉइल थी, यही स्ट्रेसेस थे, मैंने सिर्फ एक मैथमेटिकल चेंज लाया। मैथमेटिकल चेंज लाके मैंने क्या किया, इस स्ट्रेस को मैंने लॉग में पुटअप कर दिया। मैंने क्या किया, इन स्ट्रेसेस की वैल्यू को लॉग में पुटअप कर दिया। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश, ये बन जाएगा लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश, ये बन जाएगा लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश, ये बन जाएगा लॉग ऑफ सिग्मा 3 डैश। अब मैं क्या करूंगा, मैं लॉग वाली वैल्यूज और वॉइड रेशो वाली वैल्यूज के बीच में ग्राफ बना दूंगा। तो ये जो ग्राफ बन जाएगा, ये बन जाएगा E वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश का कर्व विच विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये कर रहा हूं मैं यहां पर, समझ में आ गया होगा ना। चलो अब असली ग्राफ पे आते हैं। ये ग्राफ बना मेरा बिटवीन वॉइड रेशो एंड लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व विच इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपको एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे दिखेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मैं एनालिसिस कर सकता हूं, आई कैन इजिली एनालाइज दिस ग्राफ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में मुझे पता होता है कि द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स पे, कोई से भी दो रैंडम पॉइंट्स पे वॉइड रेशो और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यूज पढ़ के स्लोप निकाल सकता हूं, किसकी, E वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व की। वापस से एक बात याद रखिएगा कि मैंने सॉइल को चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ कर्व का नेचर चेंज किया है, इसीलिए ये कर्व भी कहलाएगा वर्जिन कंप्रेशन कर्व। कर्व का नाम काय को चेंज करें हम, दिस इज ऑल्सो अ वर्जिन कंप्रेशन कर्व। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का वॉइड रेशो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में जो ग्राफ आपने बनाया, चाहे वो नॉर्मल ग्राफ हो चाहे सेमी लॉग पेपर का ग्राफ हो, कर्व का नाम तो वर्जिन कंप्रेशन कर्व ही रहेगा। वर्जिन कंप्रेशन कर्व क्यों बोलते हैं, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। अब इस कर्व का एनालिसिस करते हैं और कर्व का एनालिसिस करके स्लोप फाइंड आउट करते हैं। विल एनालाइज दिस कर्व एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस कर्व। ये मेरे पास कर्व बना, कर्व अपन बनाते हैं बिटवीन वॉइड रेशो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। यहां पे लिख रहा हूं मैं वॉइड रेशो और यहां पर क्या लिख रहा हूं, लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना। कर्व कैसा बनेगा मेरे पास, जो कर्व बनेगा मेरे पास, कर्व बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, द कर्व विल बी काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये बन गई। आप इस कर्व को देखिए जरा ध्यान से और इस कर्व को देख के समझिए, क्या मैं बोल सकता हूं इस कर्व में भी इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने से वॉइड रेशियो रिड्यूस हो रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस वॉइड रेशियो रिड्यूस हो रहा होगा भी। हमने सॉइल के बिहेवियर में थोड़ी कुछ चेंज किया, हमने तो मैथमेटिकल चेंज लगाया है, सिर्फ ग्राफ का नेचर चेंज किया है एंड नथिंग एल्स। तो यहां पर भी वही काम करते हैं, दो रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट मैंने लिया ये, यहां पर वॉइड रेशियो मैंने बोला E0 और इस E0 के करस्पॉन्डिंग, इस E0 के करस्पॉन्डिंग जब मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ा तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आया देखिएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस आया कुछ ये। इस इफेक्टिव स्ट्रेस को चलिए मैं कह दे रहा हूं सिग्मा नॉट डैश, लेकिन अब ये लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश हो जाएगा, क्योंकि लॉग स्केल में रख रहे हो ना, तो ये सिग्मा नॉट डैश नहीं रहेगा, ये लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश हो जाएगा। फिर एक दूसरा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया यहां पर, सपोज करिए इसका वॉइड रेशियो E1 था, E1 करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो के मैं यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ लूंगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ ये आ जाएगा, कितना आ गया ये, सपोज करिए लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश आएगा कि नहीं। दिस इज लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश, दिस इज लॉग ऑफ सिग्मा नॉट डैश, E0 एंड E1। इस स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स आपको मिल गए, दो पॉइंट्स मिल गए मतलब दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए,
दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप। तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप अगर हम निकालें तो क्या बोलेंगे इसको? इट इज द स्लोप ऑफ E वर्सेस log of sigma dash curve for which type of soil? For NC soil। हम किसके लिए निकाल रहे हैं? NC soil के लिए निकाल रहे हैं E वर्सेस log of sigma dash curve की स्लोप। स्लोप क्या होता है भाई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 जब मैंने किया तो y2 क्या दिखा मुझे? देखिएगा, पढ़िएगा इस कर्व से। तो y2 मतलब E1 माइनस y1 दैट इज E0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब log ऑफ सिग्मा 1 डैश माइनस log ऑफ सिग्मा नॉट डैश। सिंपल सी 11th क्लास में जो स्लोप का फॉर्मूला पढ़ते थे वही फॉर्मूला इस कर्व के लिए लगा दिया मैंने। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल सी बात। मुझे एक प्रॉपर्टी और पता होती है लॉग की, log a माइनस log b कहलाता है log ऑफ a अपॉन b। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि नहीं ये वाली? वही प्रॉपर्टी को यहां पे यूटिलाइज करके जरा देखिएगा, E1 माइनस E0 को आई कैन राइट इट एज डेल्टा E, और log ऑफ सिग्मा 1 डैश माइनस log ऑफ सिग्मा नॉट डैश को मैं लिख सकता हूं log ऑफ सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश। बिल्कुल सही। क्या निकाल रहे हैं हम ये निकाल रहे हैं इस E वर्सेस log ऑफ सिग्मा डैश का जो कर्व हमने बनाया है, इस कर्व की स्लोप निकाल रहे हैं। और ये मेरे पास कुछ आ गई है स्लोप। जरा इस स्लोप को देखें। इस स्लोप की अगर मैं आपसे बोलूं यूनिट, तो आप बोलना यूनिटलेस है सर। ये डेल्टा E यूनिटलेस, log ऑफ एनी क्वांटिटी इज यूनिटलेस, और होनी भी चाहिए थी ये यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप है, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है तो यूनिट क्यों होगी इसकी? नहीं होगी ना। तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कुछ नाम दे दें इसको, जैसे हमने स्लोप ऑफ ई और सिग्मा डैश कर्व फॉर द एनसी सॉइल को कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी नाम दिया था, वैसे ही ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व की स्लोप जो मैं एनसी सॉइल के लिए बना रहा हूं, इसको नाम देते हैं कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल। इट इज डिफाइंड एज सीसी। सीसी इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। और कोई आपसे पूछे कि भाई ये सीसी क्या है, तो आप बोलोगे सीसी इज द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल। फिर कोई पूछेगा कि ये कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, तो आप बोलना कंप्रेशन इंडेक्स इज द स्लोप ऑफ ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व फॉर द एनसी सॉइल। एनसी सॉइल का ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व की जो स्लोप होती है उसको बोलते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं भाई इसको? दिस इज नोन एज कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल। क्लियर? दिस इज कंप्रेशन इंडेक्स। तो दो टर्म्स मेरे पास मिले एनसी सॉइल के लिए। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए मेरे पास दो टर्म्स मिले। एक मिला एवी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बना डेल्टा ई बाय डेल्टा सिग्मा डैश, एंड द यूनिट वाज मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। दैट वाज द स्लोप ऑफ ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व फॉर द एनसी सॉइल। फिर मैंने उसी एनसी सॉइल के लिए ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व बनाया। तो ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व की जो स्लोप मिली उसको मैंने कहा कंप्रेशन इंडेक्स, सीसी, दैट इज डेल्टा ई बाय log of sigma 1 dash by sigma naught dash, and remember कि this is a unitless quantity. This is a unitless quantity. ये unitless quantity होती है। ये बात हुई है अभी NC soil के लिए। This is for the NC soil. OC soil के लिए भी ये बातें की जाती हैं।
ओसी सॉइल के लिए भी इस टाइप के दो कर्व बनाए जाते हैं। एक बनाया जाएगा आपका ई वर्सेस सिग्मा डैश का कर्व और एक बनाया जाएगा ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश का कर्व। तो ई वर्सेस सिग्मा डैश का कर्व कैसा दिखेगा ओसी सॉइल के लिए, ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश का कर्व कैसा दिखेगा ओसी सॉइल के लिए, चलिए जरा देखते हैं। इतना डिटेल में हमको बात नहीं करनी है ओसी सॉइल के कर्व के बारे में। क्यों नहीं करनी है आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए हमने ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व भी बनाया और ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व भी बनाया और दोनों कर्व को नाम दिया वर्जिन कंप्रेशन कर्व और दोनों कर्व की स्लोप भी निकाल ली। ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व का स्लोप एवी कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व का स्लोप सीसी कंप्रेशन इंडेक्स और इन दोनों कर्व को बोला वर्जिन कंप्रेशन कर्व। अब मैं बात करता हूं ओसी सॉइल के लिए। ओसी सॉइल के लिए ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व बनाता हूं। ध्यान से देखिएगा, छोटी सी बात है, सिर्फ सुनिएगा और समझिएगा। अब मेरे पास जो सॉइल है दैट इज अ ओसी सॉइल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओसी सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। और इस ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ई वर्सेस सिग्मा डैश। ई वर्सेस सिग्मा डैश का रिलेशन फाइंड आउट करना, जैसे वहां पे किए थे एनसी के लिए वैसे यहां पर करेंगे ओसी के लिए। देखिए, चाहे एनसी सॉइल हो चाहे ओसी सॉइल हो, इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने से वॉइड रेशियो तो रिड्यूस होंगे ही होंगे। कोई सी भी सॉइल उठा के ले आओ आप, whether it is a NC soil, normally consolidated soil, whether it is a over consolidated soil, for both the soil, on increasing the value of effective stress, the void ratio will reduce. पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं करिएगा। अब लेकिन जो वॉल्यूम के रिडक्शन का तरीका होगा that will be different for the NC soil and OC soil. NC soil वो थी जो आज की डेट में स्ट्रेस उसके ऊपर में आ रहा था, वो उसके इतिहास का, वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस था। वो सॉइल उस स्ट्रेस को बियर करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, तो उसके अंदर में लार्ज सेटलमेंट आया था, बहुत तेजी से सेटलमेंट आया था। लेकिन ओसी सॉइल के ऊपर में आज जो स्ट्रेस आ रहा है, इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रेस उसने अपने पास्ट में बियर कर रखे थे। तो ओसी सॉइल के अंदर में भी सेटलमेंट आएगा, ऐसा नहीं है कि ओसी सॉइल सेटल नहीं करेगी, ओसी सॉइल में भी सेटलमेंट आएगा, लेकिन वो सेटलमेंट कंपैरेटिवली नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी नोएडा में जो अभी ट्विन टावर डिमोलिश किया गया है, आज से पहले उस ग्राउंड के ऊपर में इतने बड़े बड़े 2 बिल्डिंग्स थी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा होगा उस सॉइल पर जब वो बिल्डिंग थी, लेकिन आज वो बिल्डिंग नहीं है। तो आज की डेट में उसका जो मलबा पड़ा है वो है, लेकिन बिल्डिंग तो नहीं है ना। जब वो मैदान साफ कर दिया जाएगा, वहां पर मान लीजिए साफ हो गया वो मैदान, तो उस मैदान पर आज जो स्ट्रेस आ रहा है, इससे ज्यादा का स्ट्रेस पास्ट में उस सॉइल के ऊपर में आ चुका था कि नहीं आ चुका था, जब वो बिल्डिंग खड़ी थी उस ग्राउंड के ऊपर में। तो पहले स्ट्रेस कहीं ज्यादा था उस सॉइल पर, आज क्योंकि बिल्डिंग नहीं है वहां पर, उस सॉइल पर स्ट्रेस कम है। ऐसी सॉइल कहलाती है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो ऐसा थोड़ी है कि आज सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस कम है तो वो सेटलमेंट बिहेवियर नहीं दिखाएगी। अरे सेटल तो वो आज भी करेगी, लेकिन उतना नहीं करेगी जितना पहले कर रही थी। वॉइड रेशो तो आज भी कम होंगे उसके स्ट्रेस के बढ़ने पर, लेकिन वॉइड रेशो का घटने का जो तरीका है, वॉइड रेशो के रिड्यूस होने का जो तरीका है, वो उतना ज्यादा तेजी से नहीं होगा जितना ज्यादा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए होता था। तो यहां पर भी वॉइड रेशो तो रिड्यूस करेंगे भैया इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने से। कैसे करेंगे वो वेरिएशन देख लेते हैं। तो वॉइड रेशो का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस देखूं तो देखिएगा जरा, मैं यहां पर लिख रहा हूं वॉइड रेशो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। यहां पर भी द वॉइड रेशो विल रिड्यूस ऑन इंक्रीजिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस, और वो रिडक्शन बेटा कुछ ऐसा होगा। दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिडक्शन। आप देखिए यहां पर भी रिडक्शन ही हो रहा है।
इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा, वॉइड रेशियो रिड्यूस हो रहा, आप कोई से भी दो रैंडम पॉइंट्स लेके देख सकते हो। अब इस कर्व को क्या नाम दें? एक बार तो कंसोलिडेशन इसके ऊपर में हो चुका है ना, आज से पहले जब इसके ऊपर में बहुत बड़ा स्ट्रेस लगा हुआ था। आज की डेट में इस सॉइल के ऊपर में जब मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो ये दोबारा से बढ़ा रहा हूं। पहले तो एक बार ये सॉइल बेचारी स्ट्रेस झेल चुकी है अपने ऊपर में, तो आज जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ये तो दोबारा से बढ़ा रहा हूं। तो ये जो कर्व बनता है ना, इस कर्व को क्या नाम दे देते हैं मालूम है आपको? रिकंप्रेशन कर्व। दिस कर्व विल बी नोन एज रिकंप्रेशन कर्व। रिकंप्रेशन जान रहे हैं क्यों? क्योंकि दोबारा से हो रहा है इस सॉइल के साथ। एक बार तो जब आज से पहले इस सॉइल के ऊपर में एक बड़ा सा स्ट्रेस था, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी, तब तो ये बेचारी सॉइल स्ट्रेस बियर कर ही रही थी। आप दोबारा से इसके ऊपर में स्ट्रेसेस बढ़ा रहे हो, तो कंप्रेशन के बाद दोबारा से कंप्रेशन ला रहे हो, इसलिए रिकंप्रेशन। नॉर्मली कंसोलिडेटेड को वर्जिन क्यों कहा था? क्योंकि पहली बार उसके ऊपर में स्ट्रेस आया था इतना बड़ा, इससे पहले उतना बड़ा स्ट्रेस देखा ही नहीं था उसने अपनी लाइफ में, इसलिए उसका नाम पड़ा था वर्जिन कंप्रेशन कर्व। इसका नाम पड़ रहा है रिकंप्रेशन कर्व। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में दोबारा से कंप्रेशन हो रहा है। आई बात समझ में? इसकी स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है आप, इसकी स्लोप का काम नहीं आएगा आप। ये कर्व बना बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर द ओसी सॉइल। अब वापस से वही कि भाई कर्व है, मैंने चाहा कि ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो कोशिश करने में क्या बुराई है? तो मैंने क्या किया, इसी कर्व को लॉग स्केल में प्लॉट किया। किस किस के बीच में? बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में मैंने वापस से कर्व बनाया, लेकिन वो कर्व में मैंने क्या किया, अब मैंने वॉइड रेशियो को तो ई यहां पे रखा ही रखा, यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस को अब मैंने लॉग स्केल में रख दिया। जब मैंने इस कर्व को लॉग स्केल पे रखा तो मैंने ये पाया कि ये कर्व स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट नहीं हुआ। दिस कर्व हैज नॉट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेट लाइन। ये अभी भी कर्व जैसा ही रखा बना रहा, लेकिन कर्व जैसा बना रहा, बस अंतर ये हुआ कि ये जो कर्वेचर शेप आप देख रहे थे, इस कर्वेचर शेप में इसकी कॉन्केविटी में थोड़ी सी कमी आ जाती है और ये थोड़ा सा स्ट्रेट जैसा दिखने की कोशिश करने लगता है। बन नहीं पाता स्ट्रेट, स्ट्रेट बन नहीं पाता है, बनने की कोशिश करने लगता है। इसका नाम भी रिकंप्रेशन कर्व ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने सॉइल का नेचर थोड़ी चेंज किया है, मैंने तो सॉइल के ऊपर में जो स्ट्रेसेस थे उन स्ट्रेसेस को लॉग स्केल में कन्वर्ट कर दिया। दिस कर्व विल अगेन बी नोन एज द रिकंप्रेशन कर्व। इस कर्व को वापस से मैं रिकंप्रेशन कर्व ही कहूंगा। इस कर्व की जो स्लोप बनेगी, इस कर्व की स्लोप निकालने की कोई जरूरत नहीं है। द स्लोप ऑफ ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व फॉर द ओसी सॉइल, वो देख लेते हैं जरा। हालांकि वो कैलकुलेट नहीं करना, आप सिर्फ नाम याद रखिएगा। तो मैं किसके किसके बीच में बना रहा हूं? आई एम ड्रॉइंग अ कर्व बिटवीन ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व। किसके लिए? ओसी सॉइल के लिए। तो हल्की सी ये कनकेविटी छोड़ के ऐसा दिखेगा तो कर्व इस टाइप का ही। दिस इज योर ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व फॉर ओसी सॉइल। और इस कर्व की जो स्लोप होती है आपको निकालना नहीं है, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस कर्व, बस याद रखिएगा नाम, स्लोप ऑफ ई वर्सेस log of sigma dash curve for OC soil is known as NC soil के लिए E वर्सेस log of sigma dash curve की स्लोप क्या कहलाती थी? कंप्रेशन इंडेक्स CC, ये कहलाती थी। E वर्सेस log of sigma dash curve for the NC soil कहलाता था CC, डेल्टा ई अपॉन लॉग टू द बेस 10 सिग्मा नॉट डैश सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश। वैसे ही स्लोप ऑफ ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व फॉर द ओसी सॉइल इज नोन एज रिकंप्रेशन, इज नोन एज रिकंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं CR से।
जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सी आर से। एंड रिमेंबर कि दिस सी आर विल बी अप्रोक्सीमेटली 1/5 to 1/10 times the value of CC. The CR will be approximately 1/10 to 1/5 the value of CC. ये बस इतना ही याद रखना। बाकी इस CR को कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो तो समय आने पर आपको मैं सारी बातें बताऊंगा ही बताऊंगा। ईच एंड एवरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस लेक्चर में हमने अभी फिलहाल में देखा कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का बिहेवियर किस प्रकार से रहता है, कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल किस तरीके से बिहेव करेगी, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल किस तरीके से बिहेव करेगी, वॉइड रेशो और इफेक्टिव स्ट्रेस का कर्व किस तरीके से बनेगा। तो ये समरी आप देखते चलिएगा, इन चीजों को एकदम गौर से पढ़िएगा, दोबारा से रिपीट करें कि भाई नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की अगर बात हो रही है तो दो कर्व हमने बनाए, एक ई वर्सेस सिग्मा डैश और एक ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश। ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व की स्लोप को हमने कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बोला AV, और ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व की स्लोप को हमने कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स बोला, दैट इज CC। ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व की स्लोप NC सॉइल के लिए AV, ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश कर्व की स्लोप NC सॉइल के लिए CC, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और CC का मतलब कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल। इन दो से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे ही देखेंगे। विल सी दैट, विल प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स आल्सो। अभी पूरा कंसोलिडेशन के बीच बीच में आपको 2-3 न्यूमेरिकल सेशंस में रखूंगा, क्योंकि कंसोलिडेशन वापस से एक बड़ा टॉपिक है, तो उसमें ऐसा नहीं करेंगे हम कि एक साथ पूरा कंसोलिडेशन पढ़ लें उसके बाद क्वेश्चंस करें। 2-4 कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी गेट में PYQs होंगे उसको कर लेंगे, फिर 2-4 कंसेप्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड गेट के PYQs कर लेंगे। इस तरीके से करेंगे ना तो चीजें ज्यादा आसान बनेगी मेरे लिए। ठीक है, तो ये बात हमारी इस लेक्चर में हमने NC सॉइल और OC सॉइल का बिहेवियर एनालिसिस देखा कि NC सॉइल और OC सॉइल किस तरीके से बिहेव करती है, और इफेक्टिव स्ट्रेस के बढ़ने से वॉइड रेशियो में किस तरीके का वेरिएशन आता है NC सॉइल में, और किस तरीके का वेरिएशन आता है OC सॉइल में। ये सारी बातें हमने देख ली। अब जब हम अगले लेक्चर में बढ़ेंगे तो अगले लेक्चर में मैं वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करूंगा आपके साथ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसके बाद आपके कुछ न्यूमेरिकल सेशंस की बात हम लोग करेंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी आपके अगले लेक्चर में। थैंक यू।